तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ईथर का प्रिपरेशन पढ़ लिया था। अब ईथर की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। ईथर का एक्चुअल में ईथर बहुत ही छोटा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बहुत ही छोटा सेक्शन है। तो फटाफट चलो ईथर की कुछ प्रॉपर्टीज को निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले वही फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो है क्या कि ईथर बहुत ज़्यादा पोलर नहीं है लाइक अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, और नॉन पोलर भी नहीं है लाइक एल्केन। थोड़ा बहुत तो पोलर है ही है, मतलब बहुत ज़्यादा पोलर भी नहीं है और बहुत मतलब नॉन पोलर भी नहीं, मतलब है ठीक ठाक पोलर है। तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्केन से तो ऊपर होता है पर अल्कोहल से काफ़ी नीचे होता है, और जैसे जैसे मास बढ़ा होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बाकी चेन के बारे में बता ही रखा है, चेन स्ट्रेट होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो ईथर इज पोलर मॉलिक्यूल, so boiling point of ether is more than the boiling point of hydrocarbon, but boiling point of ether is less than alcohol due to absence of hydrogen bonding। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पर है मतलब बॉइलिंग पॉइंट ठीक ठाक हाई है, पर एल्कोहल से कम और हाइड्रोकार्बन से ऊपर। ठीक है ये, इसमें आगे लिखो, लिखो एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, और बाकी स्टोरी तो बता ही रखा हुआ, चेन के बारे में स्टोरी वही है। ठीक है, और इसमें आप लिखना चाहो तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए लिख लो एज सेकेंड पॉइंट, एज मास इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, और वही सब ब्रांचिंग से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, सब तो लिखवा रखा है। इसकी देखो मेनली सॉल्बिलिटी पे इस पे आते हैं। ईथर जो है बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। जब भी हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तो उसमें ईथर सबसे ऊपर आता है एक्चुअल में। ईथर थोड़ा सा पोल मान लेते हैं, आपको आपने अभी तक हाइड्रोकार्बन में या फिर अभी तक आपने बहुत से रिएक्शन पढ़े होंगे, तो अगर हमको चाहिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल कि थोड़ा सा पोलर हो, थोड़ा सा पोलर मॉलिक्यूल चाहिए पर उसमें एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, मतलब कि जैसे, तो उसके लिए ईथर सबसे प्रिफर्ड सॉल्वेंट है। तो ये पोलर तो है पर ये एप्रोटिक है, तो ये समझ लो वन ऑफ द बेस्ट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और इसको बहुत ज़्यादा रिएक्शन में यूज करते हैं एज सॉल्वेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, ईथर सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ईथर कुछ नहीं करता। वुड्स रिएक्शन कर, अरे वुड्स रिएक्शन करवाना है सोडियम वाला, तब भी ईथर लेते हैं। तो ईथर मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिफर्ड सॉल्वेंट होता है हमारा, क्योंकि ये आपका थोड़ा सा पोलर भी है पर इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, तो बहुत प्रिफर्ड सॉल्वेंट। तो इसमें नीचे लिखो, अगला पॉइंट लिखो, लिखो ether is very good organic solvent. In this acidic hydrogen is not present, so it is polar aprotic solvent। तो polar aprotic solvent है। इसमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती तो वाटर में इसकी सॉल्बिलिटी थोड़ा सा होता है, देखो एल्केन से बेटर पर अल्कोहल से कम, ठीक ठाक सॉल्युबल है, बहुत कम भी नहीं बहुत, अरे थोड़ा सा तो पोलर है ये। तो इसमें नीचे लिखो कि सॉल्बिलिटी ऑफ ईथर इज लेस देन अल्कोहल बट हायर देन हाइड्रोकार्बन, और अगर कार्बन चेन बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी कम होगी। तो इसमें नीचे लिखो, लिखो एज साइज ऑफ ईथर इंक्रीजेस सॉल्बिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया ईथर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम लोग इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्चुअली ईथर के बारे में ठीक ठाक आपको पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया गया है। ठीक है, तो मैं उनको रिवाइज करवाते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें नीचे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहला रिएक्शन ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म बताया हुआ है, पर मैं इसको फिर से बताऊंगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब SN1 SN2 करवाया था तब मैंने तब भी यही कहा था इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर से बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो फर्स्ट लिखते हैं रिएक्शन विथ HX। तो हम लोग HX के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। तो देखो क्या होगा, अगर आपके पास एक ईथर है, इसकी रिएक्शन अगर आप HX के साथ करोगे मतलब H+, तो मॉलिक्यूल बनता है। तो इससे बनेगा
एक साइड ROH प्लस एक साइड RX, ठीक है, कोई भी एक साइड। क्वेश्चन ये आता है कि मैकेनिज्म क्या है, SN1 या SN2, तो जहां तक तो सब में सेम है, इसके आगे SN1 या SN2 दोनों की डिग्री पे डिपेंड करता है, मतलब इन दोनों की डिग्री पे डिपेंड करता है। तो आपको शायद याद हो मैंने ये बोला था, देखो अगर दोनों में से एक भी प्राइमरी, मतलब ऐसा है कि दोनों प्राइमरी है मान लो, तो SN2 आंख बंद करके, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, तब भी आंख बंद करके SN2। पर अगर एक टर्सरी है, मतलब अगर दोनों में से एक टर्सरी हो गया या फिर दोनों में से किसी एक साइड कार्बोकैटायन जो बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो सकता है, तब फिर हम SN1 के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन चेन in case of tertiary carbon chain SN1 mechanism is preferred, whereas in case of primary and secondary carbon chain SN2 reaction is preferred, ठीक है। देखो SN1 वाला तो आंख बंद करके क्या होता है, SN1 मतलब सॉरी प्राइमरी वाला आंख बंद करके क्या होता है SN2, और टर्सरी क्या होता है SN1। सेकेंडरी के केस में कभी कभी मामला फंस सकता है। देखो SN2 के लिए आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो अगर सॉल्वेंट PPS हो गया तो थोड़ा सा हो सकता है SN1 हो जाए, तो इसमें नीचे लिखो, ये चीज ध्यान रखना, मतलब सेकेंडरी के केस में SN1 SN2 दोनों हो सकता है, तो सॉल्वेंट पे थोड़ा डिपेंड करेगा। तो इसमें लिखो इन केस ऑफ सेकेंडरी कार्बन चेन both SN1 and SN2 reaction is preferred. If solvent is not given, then follow SN2 mechanism. But in case of PPS solvent, secondary carbon chain also follows SN1 mechanism, तो SN1 को भी फॉलो करता है, नहीं दिया सॉल्वेंट तो SN2 ही करना है, ठीक है। तो हम लोग इन सब एग्जांपल्स को समझते हैं, और अगर एक्सेस में मान लो अगर HX एक्सेस में तो ये रिएक्शन पता ही होता फर्दर हो जाता है, तो अल्कोहल का तो करवा ही रखा है। तो हम लोग इन सब एग्जांपल्स को चलो समझते हैं, फटाफट कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। इसमें HCl HBr HI ज़्यादा प्रेफर है, वैसे लेने को तो कुछ भी ले सकते हो। तो ये रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। देखो H+ का यहाँ पे अटैक, ठीक है, पहले वाले पे करो, तो इस पे अटैक हो जाएगा, तो ये मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, यहाँ पे अटैक हो गया, अब ये प्लस, ठीक है। अब देखो इधर वाला जो है ये इधर वाले से जो, अरे ये वाला कार्बन प्राइमरी है और ये वाला कार्बन सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी है, ठीक है। यहाँ पे टर्सरी तो है ही नहीं, तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी होगा, प्राइमरी अगर एक साइड भी दिख जाए तब तो भाई SN2, तो SN2, ठीक है, SN2 ही सोचना है। SN2 का मतलब ये है कि जो ब्रोमीन माइनस है, जब भी SN2 बोले, SN2 को बोलते दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी में सबसे ज्यादा प्रीफर्ड SN2 मींस प्राइमरी। SN2 को बोलते ही आपको लगना चाहिए लेस स्टेरिक हिंडेंस, उधर ही जाना है, तो प्राइमरी की तरफ अटैक। SN2 बोलते ही प्राइमरी ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्राइमरी प्रेफर करेंगे, तो अटैक करा दो। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नीचे वाले में भी पहले H+ का अटैक, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये माइनस हो गया। अब ये टर्सरी है और ये सेकेंडरी, और पता ही होता है टर्सरी कार्बोकैटायन तो भाई बहुत स्टेबल है, वो तो इवन रेजोनेंस के भी ऊपर आता है, बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन इसमें आराम से टूट के बन जाएगा। तो मतलब ऐसे केस में कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता है, इसमें SN2 मींस नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। नीचे वाले में
कार्बोकटायन बनेगा पहले, और अब इस पे आयोडीन का अटैक होगा, तो यहाँ पे आयोडीन, तो ये होगा SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब टर्सरी होगा तो SN1 मैकेनिज्म, और जब प्राइमरी या सेकेंडरी होगा तो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, सब रिएक्शन करवाना है। इसको कई बार कोल्ड लिख के आ सकता है। कोल्ड का मतलब कि एक ही बार करवाओ, ऐसा लिख के आ सकता है कि मतलब एक ही बार, ऐसा कोल्ड और हॉट भी लिखा रहता है। एक्सेस में लिया है, तो ये 3 रिएक्शन फटाफट करते हैं। इस पे अटैक होगा, टूट जाएगा ये इसका आंसर है। ठीक है, इस पे अटैक आएगा और इधर कार्बोकटायन बनेगा। अरे कार्बोकटायन जिधर 3 डिग्री बनेगा उधर बनाना है भाई। पहले ये बनेगा, क्योंकि एक्सेस में है तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोबारा रिएक्शन में चला जाएगा। अगर 1 इक्विवेलेंट होता तो ये इसका आंसर है, ध्यान रखना। अगर 1 मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें 2 क्वेश्चन कर देता हूँ। ये HBr है, जो 1 इक्विवेलेंट होगा तब। ठीक है, और दूसरा मैं कर देता हूँ HBr जब एक्सेस में है तो अगर एक्सेस में है तो इसका दोबारा रिएक्शन हो जाएगा OH की जगह, और एल्कोहल की जगह Br आ जाता है HBr। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके केस में ये इसका आंसर है। ठीक है, बेंजीन से जुड़ा हुआ अल्कोहल नहीं टूट सकता, रेजोनेंस में होता है, इतना इजीली नहीं टूटता। ठीक है, तो एक्सेस में हो, लिमिटिंग उससे मतलब नहीं बनेगा। तो इसमें याद रखना है कि लिखो व्हेन ऑक्सीजन is directly bonded with benzene ring, then that oxygen does not take part in chemical reaction। तो वो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, then that oxygen does not take part in chemical reaction, वो नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, HX के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो नीचे इसमें लिखो, सेकंड लिखो रिएक्शन विथ एसिड। डाइल्यूट एस्टोसोफोल ले लो तो बनेगा ROH और R-OH। बस हो गया, इसमें और कुछ नहीं करना है। जैसे मैकेनिज्म भाई H+ को दो, कार्बोकटायन बनेगा, कार्बोकटायन बना दो, मतलब जो बनेगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। तो ये हो गया रिएक्शन विथ HX। ठीक है, इसमें थर्ड लिखो, इसमें रिएक्शन विथ एयर। थर्ड लिखो, ये तो 2 पता है, तो थर्ड लिखते हैं रिएक्शन विथ एयर। एयर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो पहले एक कहानी सुन लो। बहुत पहले
ऑपरेशन, अरे जो होता है ना वो ऑपरेशन हो जो डॉक्टर लोग करते हैं, वो उसमें पेशेंट लोगों को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे बहुत पहले। तो पीछे वाले चैप्टर्स में पता चली कि आपको कि जब क्लोरोफॉर्म यूज़ करते थे, क्लोरोफॉर्म क्या होता था, एयर के साथ रिएक्शन करके फॉस्जीन गैस CuCl2 गैस बनाता है, जो एक पॉइजनस गैस था। तो मतलब अगर आप क्लोरोफॉर्म को रख दो एयर टाइट बॉटल में वैसे रखते, पर थोड़ा बहुत भी लीक अगर हुआ, और देखो 100% तो आप रोक नहीं सकते कुछ भी, मान लो थोड़ा बहुत भी अगर ऑक्सीजन चला गया तो फॉस्जीन गैस बनता था और एक पॉइजनस गैस होता था। तो कई बार मतलब क्लोरोफॉर्म अगर थोड़ा ज़्यादा दे दिया, थोड़ा ओवरडोज हो गया, तो पेशेंट्स की जान भी चली जाती थी। मतलब ऐसा होता था पहले। तो मतलब पता चला पेशेंट को बेहोश कर दिया और पेशेंट उठा ही नहीं, ऐसा होता था एक्चुअली में, फैक्ट है। इसी वजह से पुराने क्लोरोफॉर्म को कभी भी यूज़ पहले नहीं करते थे, मतलब नया नया यूज़ करते थे। रख दोगे तो आप रोक नहीं पाओगे, मतलब कि मतलब 1 साल पुराना क्लोरोफॉर्म यूज़ नहीं करते थे, 15-20 दिन 1 महीने में उसको निपटा देते थे, ठीक है। फिर अभी करंट टाइम पे क्या होता है कि डाई इथाइल ईथर, मतलब कि CH3 CH2O CH2 CH3, इसको यूज़ करते एनेस्थीसिया। अरे एनेस्थीसिया पता हो ना भाई, डॉक्टर जो बेहोश करते हैं। तो करंट टाइम पे एनेस्थीसिया के लिए जो यूज़ करते हैं वो ईथर है, डाई इथाइल ईथर गैस को, मतलब डाई इथाइल ईथर लिक्विड को यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया में। आजकल इसका यूज़ होता है। ये भी पूरा सेफ नहीं है, थोड़ा सा इसमें भी रिस्क है, पर उतना ज़्यादा रिस्क नहीं जितना आपका क्लोरोफॉर्म में था। तो अगर आप मान लो जैसे इस डाई इथाइल ईथर को रखते हो, अगर आप इसको एयर में रखते हो, देखो एयर का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है भाई। एयर टाइट बॉटल में रखते हैं पर इसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन के, देखो ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अरे थोड़ा देखो, आपको शायद आपको मैंने याद हो कई बार बोला है कि केमिकल को हम लोग डार्क प्लेस पे स्टोर करते हैं अवे फ्रॉम सनलाइट। तो थोड़ा बहुत अगर इसको लाइट मिल गई तो ऑक्सीजन गैस जो होता है वो रेडिकल के फॉर्म में टूट सकता है, और ये रेडिकल फिर जो है ये इस पे अटैक करता है। मतलब धीरे, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत होगा। अगर मतलब ईथर को स्टोर किया है तो मतलब लॉक किया है, तब तक भाई देखो डार्क में रखोगे तो ये बनने के चांस नहीं है, सनलाइट मिलेगा तो ये बनने के चांस है और उस पर अटैक हो सकता है। इसलिए उसको डार्क में स्टोर करते हैं अवे फ्रॉम ऑक्सीजन। तो अगर आप फिर भी अगर आपने मान लो ईथर को, ऑक्सीजन गैस मान लो ईथर को आपने खुले में रख दिया, तो थोड़ा बहुत भी अगर उसको एनर्जी मिला तो इनमें रिएक्शन हो सकता है। फिर इससे क्या बनता है, इससे बनता है CH3 CH2O CHOOH और CH3, ठीक है। ये आपका है हाइड्रोपरऑक्साइड। ये एक मतलब इसमें देखो 3 ऑक्सीजन, वो भी सब सिंगल बॉन्ड से। ये आपका एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, मतलब आप समझो एक्सप्लोजन हो सकता है, एक्सप्लोजिव होता है। पॉइजनस तो वैसे ज़्यादा नहीं होता पर एक्सप्लोजिव होता है। ये एक्सप्लोजिव और पॉइजनस में अंतर है, शायद आपको पता हो। ये मॉलिक्यूल क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो धीरे धीरे अपने आप को रीअरेंज करके ये बना लेता है CH3 CH2 OO CH2 CH3। मतलब फाइनली इसमें आपका वही परऑक्साइड या फिर मतलब समझ लो एल्काइल परऑक्साइड बन जाता है नॉर्मली। हाइड्रोजन परऑक्साइड से नॉर्मली एल्काइल मतलब पहले से बेटर स्टेट में। तो होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप ईथर का ऑक्सीडेशन करते हो तो पहले ये बनता है, मोस्ट ऑफ द बुक में यही आंसर दिया रहता है ये, पर अगर पूछे लॉन्ग टर्म में तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे होता रहता है, फाइनली परऑक्साइड या एल्काइल परऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो नीचे इसमें लिख लो कि लिखो ईथर अंडरगो ऑक्सीडेशन in the presence of air, so ether is stored in air tight bottle, अब एयर नहीं जाना चाहिए। so ether is stored in air tight bottle away from sunlight, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है। आजकल एनेस्थीसिया में इसका यूज करते हैं। देखो डॉक्टर लोग अगर मान लो थोड़ा समझदार होंगे तो वैसे कर देते, पर आपको पता ही होता है गवर्नमेंट में तो कैसे वर्कर होते हैं, पता है आपको, भगवान भरोसे चलता है। तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता केमिकल के बारे में। उनको बोलोगे एनेस्थीसिया के लिए है तो वो ला के दे देंगे और ऐसे खुला ही बोतल लग देंगे, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं होता। ये फैक्ट है एक्चुअल में। मान लो
गवर्नमेंट मतलब है, मान लो हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। केमिकल उन्हें मान लो एनेस्थीसिया केमिकल स्टोर करना है, हल्का सा भी लॉक करके रख देंगे, उन्हें क्या पता कि क्या हो जाएगा, कि उन्हें क्या पता कि रखने से ऐसे जहर बन जाएगा, उन्हें तो पता ही नहीं एक्चुअल में। उन्हें क्या पता कि रखने से एक्सप्लोजिव हो सकता है, फिर उन्हें कुछ भी नहीं पता एक्चुअल में, तो ऐसे रख देते हैं। इसीलिए इन्हीं सब लापरवाही की वजह से क्लोरोफॉर्म जो होता था पहले जब यूज़ करते थे तो वो पॉइजनस हो जाता था, और उस वजह से बहुत बार पेशेंट्स की जान जाती थी, इसलिए उसको बैन ही कर दिया एक्चुअल में। अभी इसको यूज़ करते ये उससे काफ़ी बेटर है एक्चुअल में, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने की चांस काफ़ी कम होता है, और ये भी पॉइजनस नहीं होता, थोड़ा सा एक्सप्लोजिव भले हो जाए तो ये उससे बेटर है एक्चुअल में, मतलब ये कम से कम सेफ है, ये उतना पावरफुल तो नहीं पर ये सेफ है ये। तो ये हो गया रिएक्शन विद एयर, जहाँ पे पेरोक्साइड या हाइड्रोपेरोक्साइड। वैसे अगर आपसे पूछे तो आप वैसे आंसर हाइड्रोपेरोक्साइड बोलोगे, लॉन्ग टर्म में अगर बनेगा तो एल्काइल पेरोक्साइड बन जाता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, इसमें फोर्थ लिखते हैं रिएक्शन विथ CO, ऐसे लिख लो, एक दो टाइम पास का रिएक्शन। अगर आप इसकी रिएक्शन CO के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ BF3, थोड़ा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, चार सौ 500 ATU और टेम्परेचर 100 से 150 डिग्री। टेम्परेचर प्रेशर नहीं आते, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बस, तो इससे ईस्टर बन जाता है, ईथर से ईस्टर। अरे CO को बस डाल दो बीच में, हो गया उसमें, लिख लो, सब पता होना चाहिए, मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बस पता होना चाहिए, लिखते रहो गया एक लाइन। इसके अलावा इसमें फिफ्थ लिखो रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब, तो देखो क्या है, अगर आपके पास एक ईस्टर है, इसकी रिएक्शन अगर आप एक एसिड क्लोराइड के साथ करते हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लोएस एसिड, तो आपके पास बनता है RCl प्लस R-COOR ईस्टर। ये ईस्टर बनाने का ज़्यादा बेटर मेथड है। लुईस एसिड क्या क्या ले सकते हैं, इसमें AlCl3 तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर ZnCl2, BF3 कोई भी ले सकते हो, पर यही दोनों लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, एनाइड्रस LCl3 या फिर एनाइड्रस ZnCl2। ठीक है, मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसका लिख देता हूँ क्या है, इसमें लॉजिक क्या है। तो देखो R-COCl, अरे ये भाई याद करो, ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन भूल गए क्या आप लोग, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अरे वही वाला तो रिएजेंट है ये। तो इससे क्या बनता था, Al, Cl4- और ये बनता है R पॉजिटिव और डबल बॉन्ड O, और यही तो बनता था ये। अब इसमें ये इधर जाके अटैक कर देगा, बस इधर अटैक कर देगा, उसको बाहर निकाल देना, मतलब R-C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, ये R, इस पर प्लस चार्ज, ठीक है, आ जाएगा। और फिर इस पर भाई AlCl4 तो कैटलिस्ट होता है, तो इसका जो Cl-1 है जाके एक कार्बन को ले लेगा, तो बनेगा RCl। ठीक है, तो ये इसका आंसर आता है, ईस्टर प्लस RCl। तो देखो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं इसमें। अगर अनसिमेट्रिकल हो गए तो दोनों बनाने हैं। तो ऊपर वाले से बनेगा CH3COOCH3 प्लस CH3Cl। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो ये भी जुड़ सकता है और ये भी जुड़ सकता है, तो दोनों। तो ये भी जुड़ सकता है
और ये भी जुड़ सकता है। जब ये जुड़ेगा तो उसमें बनेगा C2H5Cl, और जब ये जुड़ेगा तो बाद में साथ में बनेगा CH3Cl। तो ये इसका आंसर है। अनसिमेट्रिकल के केस में दोनों बना रहे हैं। तो एसिड क्लोराइड हो गया। अब इसका भाई एसिड एनहाइड्राइड, भाई भाई ये दोनों तो एक ही जैसे करवा देते रिएक्शन। अरे सेम कुछ कुछ वैसा ही लॉजिक है। तो ये इस पे अटैक कर देगा, इसको तोड़ देना, उधर जोड़ देना वो, तो अल्टीमेटली बनेगा R-COOR टोटल। देख लो सब बैलेंस है। अनसिमेट्रिकल होगा तो बहुत हो जाएंगे, तो अनसिमेट्रिकल नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। ऐसा भी लिखा जाता है एनहाइड्राइड को। ये एनहाइड्राइड को लिखने का शॉर्टकट है। तो ये इसका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये होगा एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। और क्या हो सकता है इस ईथर में? HX करा दिया, H+ करा दिया, BF3 वाला करवा दिया, ये करवा दिया है। और मेन तो वही था ऑक्सीडेशन। तो इसके सारे प्रॉपर्टीज हो गए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते, आगे हम लोगों को फिनॉल करना है। फिनॉल के पहले एक्चुअल में मैं आप लोगों को कुछ और रिएक्शंस करवाने जा रहा हूँ। एक्चुअल में कुछ 1-2 रिएक्शंस हमारे पीछे में छूट गए हैं, तो मैं आज के लेक्चर में उनको कवर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला एल्कोहल में एक रिएक्शन मिस हो गया एक्चुअल में, उसको पहले लिख लेते हैं, फिर पीछे के 1-2 रिएक्शंस। तो एक रिएक्शन पहले लिखते हैं, दिस इज स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन लिखते हैं, तो देखो इसमें है क्या एक्चुअल में। जब आप ROH के रिएक्शन, ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करते हो तो इसमें ईस्टर बनता है और प्लस वाटर रिलीज होता है। और ये रिएक्शन एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पे रहता है, मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहता है। मतलब अब ये रिएक्शन जो है, स्टेरिफिकेशन जो है, ये इधर जाएगा किधर जाएगा, ये pH पे डिपेंड करता है। मतलब ये ऐसा है कि किसी मतलब पर्टिकुलर pH में हो सकता है फॉरवर्ड ज़्यादा जाए, और किसी हो सकता है pH में बैकवर्ड ज़्यादा है। मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है एक्चुअल में। इसमें ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड जो होने वाला है, ये pH पे डिपेंड करता है, pH ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ स्टेरिफिकेशन, chemical equilibrium is established. Direction of this reaction depends on pH of solution. तो डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन pH ऑफ सोल्यूशन। तो pH पे डिपेंड करता है इसका डायरेक्शन, कि फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, ये pH पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो अब होता क्या है, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप एसिडिक लोगे तो फॉरवर्ड जाएगा। हाँ, अमाउंट वेरी करने लगेगा। तो होता क्या है कि जब आप इसको स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेते हो, तो मतलब pH जब 7 से कम होता है तो ये फॉरवर्ड की तरफ प्रिफर करता है। मतलब तो ये फॉरवर्ड जाना बहुत ज़्यादा प्रिफर करता है, मतलब एसिडिक मीडियम में फॉरवर्ड जाने लगता है ये। और जब ये बेसिक मीडियम लेते हैं, बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस pH मोर देन 7, तो ये बैकवर्ड प्रिफर करता है। ठीक है, 10 में नीचे होता दोनों है एक्चुअल में, पर एसिडिक में ये ज़्यादा बनने लगता है और बेसिक में वो ज़्यादा बनने, मतलब बैकवर्ड चला जाता है ये। ठीक है, इवन कई बार स्टेरिफिकेशन बेसिक मीडियम में भी दिया रहता है, इवन कई बार स्टेरिफिकेशन बेसिक मीडियम में भी दिया रहता है। तो इसका यील्ड कम होगा पर बनेगा, ऐसा है ही नहीं कि नहीं बनेगा। मतलब कि एसिडिक मीडियम में फॉरवर्ड, अरे पता है होगा ना ये, जैसे आप समझ लो पहले कहते ना केमिकल इक्विलिब्रियम में कभी फॉरवर्ड जाता है कभी बैकवर्ड। तो एसिडिक मीडियम लोगों का रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा जाने लगता है और बेसिक मीडियम में बैकवर्ड आने लगता है। पर बेसिक मीडियम का ये मतलब नहीं कि ये पूरा खत्म हो जाएगा, बनेगा ये। तो इसमें नीचे लिखो दिस रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन मीडियम इज एसिडिक
and this reaction move in backward direction when medium is basic. So it means that amount of ester is high in case of acidic medium and amount of ester is low in case of basic medium. ester का अमाउंट लो होता है बेसिक मीडियम, बस जीरो नहीं होता, लो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है देखो, जब मीडियम एसिडिक होता है, मतलब कि जब H प्लस लेते हैं, जब एसिडिक मीडियम होता है तो इसको बोलते हैं दिस इज फिशर स्टेरिफिकेशन। अरे साइंटिस्ट का नाम है, कुछ वैसा थोड़ी ना है, फिशर स्टेरिफिकेशन। तो इसको मतलब एसिडिक मीडियम में स्टेरिफिकेशन थोड़ा प्रेफर करते हैं। अगर आप मीडियम बेसिक लो, देखो वैसे बेसिक मीडियम लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा एक्चुअल में, पर फिर भी मैं एक्चुअल में इसको बेटर करता हूं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं। अगर आपने इसमें बेसिक मीडियम ले लिया OH माइनस, ठीक है, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, इससे अल्कोहल दोबारा बन जाएगा। अरे दोबारा क्या मतलब, इक्विलिब्रियम बताया अभी जो बताया, बेसिक मीडियम में वो ज़्यादा हो जाता है एक कम, एसिडिक मीडियम में ये ज़्यादा वो कम, मतलब इक्विलिब्रियम चलता रहता है। तो ROH और R-COO माइनस, ये क्यों किया, अरे बेसिक मीडियम में ना कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, उसका सॉल्ट बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दिस इज सोपनिफिकेशन। सोपनिफिकेशन या फिर इसको सैपनोफिकेशन, दोनों नाम है इसका। तो मतलब ये क्या है, ये है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही सोप बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो in basic medium ester is converted into alcohol and salt of carboxylic acid and this reaction is known as soponification या saponification, जो बोलना चाहो बोल दो, दोनों नाम एक्चुअल में इसके। तो और salt of carboxylic acid सोप होता है, ये आपको पता ही है एक्चुअल में, ठीक है, बस यही लिख। बाकी सोप का फॉर्मूला भी आएगा, एक चैप्टर भी आएगा सरफेस केमिस्ट्री, बहुत छोटा चैप्टर, उसमें सोप का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है। अब इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब काम का उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान रखोगे तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। मैं कुछ बातों को मैंने जो बोला वो ध्यान रखना है। एसिड और अल्कोहल से मिलकर ईस्टर बनता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ईस्टर का फॉर्मेशन प्रेफर होता है, पर कई बार क्वेश्चन में बेसिक मीडियम भी दिया रहता है, तब भी ईस्टर बना देना, बेसिक मीडियम में भी ईस्टर बना देना। फिर यील्ड कम होता है, मतलब बेसिक मीडियम में ईस्टर कम बनता है, रिएक्शन बैकवर्ड ज़्यादा आता है, मतलब फॉरवर्ड कम जाता है, बैकवर्ड ज़्यादा आता है, पर बनता है। बेसिक मीडियम में ईस्टर बनता है, पर एसिडिक मीडियम में ईस्टर को प्रेफर करते हैं बनाना, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में इसको प्रेफर करते हैं और एसिडिक वाले मतलब एसिडिक वाले मीडियम में ईस्टर का फॉर्मेशन प्रेफर करते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान रखोगे, आपसे सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये अल्कोहल है, मतलब ये एसिड है और अल्कोहल। मैकेनिज्म इसका बहुत ही ज्यादा बकवास है, मतलब बकवास क्या, एसिड का H प्लस यहाँ जाता है और फिर ये एक्चुअल में मैं बताता हूँ मैकेनिज्म क्या, हिंट। एसिड का H प्लस इसमें जाता है, इसलिए एसिडिक मीडियम बोला है, और ये टूट जाता है तो यहाँ पर कटाना जाता है, उस कटान में फिर जाकर जुड़ जाता है, मतलब ऐसा है। फिर बाद में वाटर बाहर निकाल देते आ जाता है। तो समझो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो समझो, इसमें ये बाहर निकालना है, ये ठीक है, ये बाहर निकालना है, ठीक है। मैकेनिज्म होने के बाद अल्टीमेटली यही वाला बाहर निकलता है, तो ये बाहर निकालना एक्चुअल में होता है मैकेनिज्म में, H प्लस जाकर जुड़ता है, टूटता है, फिर अटैक करता है, फाइनली ये टूट जाता है ये लास्ट में। तो ये बाहर निकालना है, ध्यान रखना है। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखोगे, कोई गलती ही नहीं होगी कभी। फिर इससे बने RC डबल बॉन्ड O और OR डैश और वाटर, ठीक है। तो इसमें ये जो पार्ट है ईस्टर का, ये जो पार्ट है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ों को बोला जाता है एसिडिक पार्ट ऑफ ईस्टर, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक पार्ट। तो ये ईस्टर का एसिडिक पार्ट है और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं दिस इज एल्कोहलिक पार्ट। तो ये वाला पार्ट अल्कोहल से आता है, वो वाला पार्ट एसिड से आता है। जिस बात को ध्यान रखोगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लगेगा कि अरे सर क्या फर्क पड़ता है, इसका H लेके ऐसे निकाल दो, अरे भाई ऐसा नहीं करना है, कुछ रीजन है।
तो ऐसा सोचो अगर सर यही कर देते क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि वो ऑक्सीजन का आइसोटोप दे के पूछ लेंगे, मतलब तो वही समझते। देखो इसमें वो ऑप्शन ऐसा देंगे, मतलब ऑप्शन ऐसा देंगे कि पूछेंगे कि बताओ 18 वाला वाटर में क्या कि उसमें है, तो समझते हैं। ऐसा वो लिख के देंगे O18। तो इस वाले में ध्यान रखना ये बाहर निकलेगा ये, तो मतलब इसमें क्या बनेगा CH3 COO O18 इसके साथ जाएगा CH3 और प्लस H2, मतलब ये O18 आपको जोड़ना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये जोड़ना है। तो एल्कोहल वाला पार्ट जुड़ेगा इसमें, ये अल्कोहल से आता है, ध्यान रखना है। इसमें ये निकल जाएगा, तो यही तो पूछा जाएगा कि आपने ध्यान दिया है कि नहीं, कौन सा निकला कौन सा बचा है। तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर OCH3 प्लस H2O O18, O18 से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं। अब ऐसे केस में जब आपको दिया जाएगा, एक ऑप्शन में ये होगा, एक ऑप्शन में यहाँ ना छोड़ के वहाँ 18 देगा, एक ऑप्शन में दोनों में नहीं देगा, एक ऑप्शन में दोनों में देगा 18, तो ऐसे लिखे रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये वाला मतलब पार्ट अल्कोहल से आता है, ये वाला पार्ट एसिड से आता है, इस बात को ध्यान रखना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। स्लाइटली एसिडिक मीडियम में प्रेफर करते हैं, पर बेसिक मीडियम में भी हो जाता है रिएक्शन, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, वो ये वैसे रिएक्शन इस चैप्टर का ही पार्ट था जो मेरे से एक्चुअली मिस हो गया था, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक रिएक्शन और करते हैं, एक रिएक्शन जो एल्कीन में था, जो मैंने नहीं बता पाया था मैं, ये एल्कीन में था, डायल्स एल्डर रिएक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल में क्यों ये ऐसा है कि देखो ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन है, मतलब बहुत बड़ा, और आगे चल के देखो ऐसा एक चीज समझो कि केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि क्लास 12th के बाद खत्म हो जाती है। अरे केमिस्ट्री तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो आगे चल के केमिस्ट्री में BSc MSc बहुत चीजें होती है। तो डायल मतलब ये डायल्स एल्डर रिएक्शन ये BSc के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 11th 12th JEE में थोड़ा सा लिखा हुआ है बस डायल्स एल्डर रिएक्शन, इसका कुछ लिखा नहीं, तो हम लोग इसका बहुत थोड़े सी चीज़ें करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वैसा है कि नॉर्मली वैसे इस पर क्वेश्चन आया नहीं है कभी भी, पर आ सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में करना नहीं होता एक्चुअल में। BSc के लिए तो बहुत बड़ा ये एक्चुअल में ये अलग ही रिएक्शन चलता है, ये मतलब बहुत इसमें केसेस बनते हैं जो भी आपके लेवल पे करना नहीं होता है। तो मतलब ये हमारे लेवल की रिएक्शन नहीं, थोड़ा आगे लेवल की रिएक्शन, पर इसका थोड़ा सा बेसिक हमको पता होना चाहिए। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसमें एक अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, मतलब ये फिक्स है। अल्टरनेट कैसे पहचानोगे इसको ध्यान रखना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एक पक्का होगा, फिक्स होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज डाईइन, इसका नाम ही होता है डाईइन, मतलब बोलते हैं डाईइन, ठीक है। साथ में इसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जहां पे एक एल्कीन होगा, ठीक है। तो एक एल्कीन होगा, एल्कीन के साथ कुछ और भी हो सकता है, पर एल्कीन इसको बोलते हैं हम लोग डाइनोफाइल। अरे यही नाम ही भाई मैंने नहीं दिया है, ठीक, यही नाम है। इस रिएक्शन की पहचान, इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं होगा, इसमें या तो हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, मतलब या तो ये रिएक्शन थर्मल होता है 400-500 डिग्री पे, या फिर इसको बोलते हैं फोटो, मतलब फोटो के वजह, मतलब फोटोन के वजह में, या तो फोटो केमिस्ट्री मतलब फोटोन के वजह में। तो ये रिएक्शन क्या होगा, या तो सनलाइट मतलब हीट, या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो इसमें नीचे लिखो पहले, ये से पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि इसमें एक साइड 2 डबल बॉन्ड और एक साइड एक सिंगल बॉन्ड कुछ ऐसा दिया होगा, मतलब एक साइड सिंगल, मतलब एक साइड एक सिंगल डबल बॉन्ड और वहां पे 2 डबल बॉन्ड दिए होंगे, और इसमें कोई भी कैटलिस्ट नहीं दिया होगा, या तो सनलाइट या फिर हीट, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इन डायल एल्डर रिएक्शन, इन डायल एल्डर रिएक्शन catalyst is not taken, this reaction take place in the presence of sunlight or this reaction take place at high temperature। पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ, इस ये रिएक्शन के लिए मतलब ये 2 साइंटिस्ट है, एक मतलब डायल पूरा नाम तो नहीं पता और दूसरा एल्डर, इस रिएक्शन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो मतलब
और नोबेल प्राइज तो पता ही होता है कि बच्चों वाले रिएक्शन पे तो नहीं होता, मतलब कि पता होता है नोबेल प्राइज मतलब कुछ साइंस में कुछ बड़ा किया एक्चुअल में। तो ये रिएक्शन काफ़ी बड़ा आगे चल के मतलब बहुत बड़ी रिएक्शन है, मतलब समझ लो नोबेल प्राइज मिला है तो नोबेल प्राइज तभी मिलता है जब कुछ बड़ी चीज़ डिस्कवर होती है। तो ये बहुत बड़ा रिएक्शन है, आगे चल के बीएससी में इसको बहुत चीज़ें करनी होती है। और आप लोग वैसे इंजीनियरिंग की तैयारी करो तो मोस्ट ऑफ मतलब आप लोगों को वैसे ये पढ़ने को नहीं मिलेगा आगे। हाँ, आईआईटी में भी कई बार बीएससी होता है, कुछ लोग करते हैं। अरे आईआईटी में जेई क्वालिफाई करके भी बीएससी होता है। तो कुछ लोग मतलब इक्का दुक्का अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब एक दो आईआईटी में है लोग अप्लाइड केमिस्ट्री ले लेते तो आपको ये पढ़ने को मिल भी सकता है, ये बता अदरवाइज नहीं। तो ये मतलब आगे चल के केमिस्ट्री में इसको काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है। तो इसको देखो करना क्या है, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये। देखो ये डबल बॉन्ड है, मैं जो कर रहा हूँ वही इसको ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड है, CH2 है। ये मैंने इधर ट्रांसफ़र किया तो कार्बन में बॉन्ड बढ़ेगा, तो ये मैंने इधर ट्रांसफ़र करूँगा और ये इधर जाएगा। एक ही साथ ये रिएक्शन होता है वन स्टेप में। तो इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं, कुछ नहीं। इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, ये सब मतलब ऐसा होता है सनलाइट की प्रेजेंस में सब टूट के फिर रेडिकल बनते हैं। तो ये आपस में जुड़ता है, ये आपस में जुड़ता है, ऐसा जुड़ता है। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म आपके लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है, जो आप एक्चुअल मैकेनिज्म आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैकेनिज्म आपके लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूँ यही करना है, एरो से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बना, ध्यान से देखो, मतलब इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो देखो ये बने, ये इसका प्रोडक्ट है। तो 3 पाई बॉन्ड होंगे और ऑन द एंड एक ही पाई बॉन्ड बचेगा। तो ये होता है डायल्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, हो गया। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स किए जाए ढेर सारे फटाफट। तो देखो ठीक है, इसमें देखो पहली बात तो ये ऐसा हो सकता है, जैसा दिखाया है वैसा उसके हिसाब से करोगे तो ठीक है। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है ये उल्टा होता। अरे मैं उल्टा भी तो कर सकता था ना, ऐसा थोड़ी ना कि जैसा दिखाया वैसा ही लिखना है। तो ये ऐसा और ये ऐसा, तो ऐसे केस में एक जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये दोनों अलग अलग है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता था, इसमें करके देखो एक ही बनेगा। तो ऐसे केस में आपको दोनों पॉसिबिलिटी देखनी है, ये भी और वो भी, और दोनों बनते हैं 50-50%। इसमें कुछ मेजर माइनर नहीं है क्योंकि रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे सनलाइट में होती है, तो इसमें दोनों बनते हैं। ठीक है, अब इसमें नीचे एक पॉइंट लिखो, क्योंकि वो जो डाई इन था मतलब जहां डबल, तो वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर डाई इन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, और डाइनोफाइल मतलब जो जिधर डबल बॉन्ड था सर उसको बोलते हैं डाइनोफाइल। अगर डाइनोफाइल पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर, तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इफ electron donating group is present on diene, then rate of reaction increases। और फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो if electron withdrawing group is present on dienophile, वही एल्किन जो था, then again rate of reaction increases। तो ऐसा भी लिख के आ जाता है, तब तो बहुत अच्छा बात है, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तब तो तुरंत अटैक इस पे। ठीक है, इसमें चलो कुछ अलग मस्त मतलब अच्छे केस करते। बेंजीन, सब लोग सोच के इसको करो, सोच लो इसको, बहुत अच्छा केस है।
तो इसमें देखो इस वाले को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, समझ लो ये है ही नहीं, पहले इसको भूल जाओ। तो ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। और बाकी जो थे उसको लगा दो ऐसे। देखो क्या हुआ, समझो। बेंजीन का ये वाला पार्ट तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बाकी जो पार्ट इससे जाके जुड़ गया और ये इससे ऐसा। अरे देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हुआ, इसको बहुत ध्यान से देखो। इस वाले ये जो कार्बन है ये जाके यहाँ पे जुड़ेगा और ये वाला कार्बन इस पे आके जुड़ेगा और डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, या जिसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को भी कर लेते हैं फटाफट। सोच के करना, सब लोग आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर है इसमें कई बार एक ऐसा रिएक्शन आ सकता है, ये आप सोचते रह जाओगे क्या करना है। वही कि मैं इससे ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ाना चाहता। आप यही रिएक्शन को आप सोचते रह जाओगे कि क्या करना क्या है, तो एक्चुअल में ये है क्या। ये ऐसा, ये 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 बार। तो ये एक्चुअल में बताया ना, जब अब ऐसा दिया है एल्कीन और ये एक साइड देखो, 2 डबल बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए, और एक ये भी एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स कोई मतलब नहीं। तो ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है। ये भी वही रिएक्शन है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको जरूरत वैसे है नहीं इन सब रिएक्शंस में, बस इतना बहुत है। हाँ चलो 1-2 एग्जांपल, अच्छा 1-2 और कर लेते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप, अरे एनहाइड्राइड है, विड्रॉइंग ग्रुप अच्छा होगा ना रेट, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहेगा रेट। तो ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायल्स-हेल्डर रिएक्शन। इतने बहुत, आपको जितने एग्जांपल करवाए बहुत, इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लास 11th-12th में जरूरत नहीं पड़ेगी। जेईई मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आने को तो आ सकता है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं। जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब पता होना चाहिए, मतलब चांस तो वैसे सब में आने का कम है, पर तब भी जेईई एडवांस में ज़्यादा चांस है।